हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीव। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता ही है, डीटीसी जूनियर क्लर्क फी कलेक्टर की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। बाकी के जो अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले, 9 नवंबर से ये शुरू हो जाएंगे एग्ज़ाम। तो आज की इस क्लास में डीटीसी जूनियर क्लर्क के बारे में आपसे बात करेंगे कि अगले 40 दिनों में क्या करना है। तो आगे चाहे फिर वो फी कलेक्टर हो या फिर और भी एग्ज़ाम हो जो भी नवंबर में होना है, उन सभी के लिए कंबाइंड रहेगा। बट डीटीसी जूनियर क्लर्क में सिर्फ 40 दिन बचे हैं, तो इसके लिए स्पेसिफिकली ये बनाया जा रहा है। फी कलेक्टर की फी एसआई जिसे कहा जा रहा है, उसकी वीडियो भी एक अलग से बना दी जाएंगी, या फिर इसी में भी सारी, क्योंकि सिलेबस सेम है तो सारा आपका यहीं पे पूरा हो जाएगा। तो इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि अगले 40 दिनों में करना क्या है हमें, क्योंकि इस 40 दिन में हम ये जो टारगेट आपको नीचे दिख रहा है 1,150 प्लस की तैयारी, ये अचीव हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल अचीव हो सकता है, बशर्ते आप चीजें फॉलो करें पूरे तन्मयता से, पूरे अपने दृढ़ इच्छा से आप फॉलो करें तो वो पूरी हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फटाफट। जो भी चीजें आप लोगों को बतानी है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो DSSB जूनियर क्लर्क 13/20 का जो हमारी वैकेंसी थी वो हमारी कितनी थी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। तो EWS की 25 थी, UR की 104 थी, OBC की 68, SC की 38, ST 29 और यहाँ पे टोटल 254 वैकेंसी हो जाती हैं। इन 254 वैकेंसीज के लिए टोटल कैंडिडेट, ये RTI के द्वारा पता लगाया गया था, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 2,89,153। तो तकरीबन पौने 3 लाख के करीबन यहाँ पे 250 वैकेंसीज के लिए 3 लाख के करीबन यहाँ पे कैंडिडेट हैं। बट यहाँ पे इतने बड़े नंबर्स को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फेब मंथ में इस साल के फरवरी मंथ में जो DSSB ने नोटिस निकाला था कि आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ मैंडेटरी अपलोड करनी है। तो जिन भी, एक यहाँ पे क्वेश्चन भी निकल के आएगा, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने वो पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपडेट नहीं करा होगा, तो उनको मैं पहले ही बता दूं कि आप सॉरी टू से आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि DSSB ये पहले ही कह चुका है और जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उसमें भी यही फॉलो हुआ है। जिसने भी 2020 के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2020 के लिए, क्योंकि 2021 के टाइम पे तो एग्जाम के जब एप्लीकेशन फॉर्म था उसी के साथ में ही पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करवा ली गई थी, 2020 वालों की बाद में करवाई गई थी। तो बाद में ये जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो जिसने भी अपलोड नहीं करी है उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो वो लोग तैयारी करके अपने आप को ज्यादा परेशान दुखी ना करें। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न पे। आप लोगों को पता है कि भाई 5 हमारे सब्जेक्ट होते हैं, पांचों ही हमारे 40-40 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स हमारे 200 हो जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स हमारे 200 हो जाते हैं, और हमारी कट ऑफ हायर लेवल पे रहने वाली है, यानी कि 140 प्लस तो कहीं नहीं गई। 140 प्लस आपके अगर रॉ मार्क्स बनेंगे तब जाके आप नॉर्मलाइजेशन में कहीं स्टैंड पर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये मान के चलना है कि मैक्सिमम कट ऑफ 170 तक भी जा सकती है। तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों जा रही है, क्योंकि 2-3 रोल प्ले करेंगे। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 250 के करीब है, दूसरा क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है, दूसरा कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, तीसरी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या करना है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा। बहुत से हमारे साथी अभी भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन एग्जाम में सबसे बड़ी यहाँ पे क्या बात है कि नो सेक्शनल स्विच अलाउड। यहाँ मतलब क्या होता है इस बात का कि जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है, 40 को भी 20-20 के पार्ट में डिवाइड करा जाएगा। 20 पार्ट का एक सेक्शन होगा, 20 पार्ट का एक सेक्शन होगा। तो जनरल अवेयरनेस का मान लो पहला ये ऑर्डर उसी टाइम पता चलेगा, थोड़ा ऑर्डर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज हो जाता है कि कभी पहले सीधा जनरल अवेयरनेस पूछ लेते हैं या फिर रीजनिंग पूछ लेते हैं। तो जनरली फॉलो होता है कि रीजनिंग, फिर जीके, फिर मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो जीके यानी जो हमारी रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग के पहला 20 क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, वो एक पहला सेक्शन होगा। अब उन 20 क्वेश्चन में आपने जितना भी टाइम लगाना है लगा सकते हो, जो भी क्वेश्चन आता है आपको कर सकते हो, जो नहीं आता वो छोड़ सकते हो, और उन 20 क्वेश्चन को सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस पे जाओगे, और वहां पे जाने के बाद अब ये पुराने जो 20 क्वेश्चन है ये सबमिट हो गए, इनके पास इनको दोबारा रीचेक करने नहीं जा सकते। तो इस बात का खास ध्यान रख लेना है आप लोगों को। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप मार्क करते हो, मार्क फॉर रिव्यू, अगर वो आपने अटेम्प्ट भी कर लिया तो वो आप लोगों को वो मार्क हटाना होगा, उसको अटेम्प्ट करना होगा ढंग से,
तभी वो इवैल्यूएशन में काउंट होगा। ठीक है, ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न से संबंधित। ठीक है, तो ऑनलाइन पैटर्न हो गया, सेक्शनल स्विच अलाउड नहीं होगा। और इस चीज की तैयारी करने के लिए आपको कि भाई कैसे एग्जाम होता है, कैसे, तो वो मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, हमारी plus-edu.com पे मिल जाएंगे। यूज टू हो जाना, जाके देख लेना, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, पता चल जाएगा कि भाई कैसे सेक्शन बंद हो जाता है, वापस नहीं जा पाते। अब फटाफट मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, हमारे पढ़ाई क्या करेंगे, ये चीजें तो हमें पता थी। ठीक है, अब टॉपिक वाइज सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस, यानी कि यहाँ पे आपको देखा हुआ अलग अलग कलर से मैंने इंडिकेट करा हुआ है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग को मैंने, आप बोलोगे कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको कलर से इंडिकेट नहीं करा इंपॉर्टेंट के लिए, तो कोडिंग डिकोडिंग की कोई एक पहचान की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से ही आने वाले हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के। और ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपके एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपके ऑड वन आउट क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी भी रूप में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 4 से 5 मिनिमम है, मैक्सिमम आपके 6-7 क्वेश्चन भी जा सकते हैं टोटल 40 में से। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया हमारा ट्रिपल स्टार मार्क, हमारा इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। और साथ ही आप इसमें कोडिंग डिकोडिंग में इंग्लिश कोडिंग डिकोडिंग होता है, और सॉरी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होता है, उसका भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सारी चीजें क्लासेस में करवाई हुई हैं। तो एनालॉगी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर सीरीज आपको पता है, रॉन्ग नंबर और हमारा ऑड वन आउट या फिर मिसिंग नंबर आप देखने को मिल जाएगा। थोड़ा डायग्रामेटिक बेस्ड पे क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे सर्कल बना दिए जिसमें 3 ये हिस्से कर दिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 2, 4, फिर ऐसे ही 3 सर्कल बना दिए। उसमें ये भी नंबर सीरीज में ही काउंट होता है, तो उसमें ही आपको ये देखना है। ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर का भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये 12th बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल लेवल रहेगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, दोनों ही तरीके का, कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से बताना है आपको कि किन 2 साइंस को चेंज करके इस इक्वेशन को क्लियर करा जाए, या फिर 4 इक्वेशन दे दी जाएंगी और उसमें बताना होगा कौन सी करेक्ट है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी आपको दे दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, ये जो कलर मैंने अलग से करा है, वेन डायग्राम का, ब्लड रिलेशन का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी बन जाते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम में बहुत सारी चीजें पूछने को मिल जाती हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम के मिल जाएंगे, और 2 क्वेश्चन तो सिंपल वो मिल जाएंगे। 3 चीजें दे दी गई है, उनका वेन डायग्राम बनाना है, उनका वेन आरेख बनाना है, कि भाई बताना है कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सर्कल रिप्रेजेंट साइंटिस्ट, ट्रायंगल रिप्रेजेंट फीमेल, स्क्वायर रिप्रेजेंट मेल, ऐसे वाला जो हमारा वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है, वो भी आपको दोनों ही तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग बहुत इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। ब्लड रिलेशन भी सिंपल है, दोनों कोडेड ब्लड रिलेशन भी देखने को मिल जाएगी, जो कि थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, इसलिए इस पे ध्यान देने की जरूरत है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यहां पे DSSS भी थोड़ा सा गेम खेल रहा है, कि थोड़ा सा अब आपके सामने क्या कर रहा है, एंगल वाइज घुमा रहा है। कभी कभार आपने जो प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा, बोला हुआ 90 डिग्री की तरफ घूमता है, तो यहाँ पे DSSS भी रैंडम एंगल दे देता है, बोल देता है 135 डिग्री घूम रहा है, 105 डिग्री घूम रहा है, 85 डिग्री वो नॉर्थ की तरफ घूम रहा है, 85 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको तैयारी करके जानी है, जहां पे रैंडम आपको एंगल दे दी गई है, कि वहां पे खड़ा है, साउथ की तरफ जा रहा था, अब उसका मन कर गया कि लेफ्ट टू द नॉर्थ। ऐसे जो घुमावदार हमारे क्वेश्चन है, लेफ्ट टू द नॉर्थ, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ये जो क्वेश्चंस है, इनकी तैयारी करने वाली है। जो मैं आपको अलग अलग चीजें बता रहा हूं ना, यही जो चीजें ना एग्जाम को मुश्किल बनाती है। जब आप एग्जाम देने के बाद आके बोलते हो कि पेपर टफ था, तो क्यों टफ था? इन क्वेश्चंस की वजह से। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट इसको मुश्किल बना देता है स्टेटमेंट वाला, कि एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जिसमें से 4 आपके पास क्वेश्चन दे दिए, ऑप्शन दे दिए, उसमें चारों में से आपको एक करेक्ट ढूंढना है। कि भाई बोल दिया जाएगा कि ए इज सिटिंग टू लेफ्ट टू द बी, और दूसरे ऑप्शन में बोल दिया जाएगा ए इज नॉट सिटिंग लेफ्ट टू द बी। मतलब 4 ऐसी चीजें दे दी गई होंगी जो उससे एसोसिएटेड होंगी उस पैराग्राफ से, तो उसमें बताना होगा। पजल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बट पजल्स में एक चीज ध्यान रखनी है, पजल बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग दिखे तो 1 नंबर के लिए पजल बनाने मत बैठना।
ठीक है, कई बार होगा एग्जाम में बहुत बड़ी पजल दे दी जाती है, तो उस पजल के लिए 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम नहीं है, एक पजल पे 4-5 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बैंक में पूछे जाते हैं, एक पजल 4-5 क्वेश्चन, उसमें 3 से 4 मिनट लगाना ठीक है, बट हमारे इसमें एक पजल पे एक क्वेश्चन होगा, तो उस 1 मार्क के लिए पजल पे बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी पजल बन रही है तो अपना फटाफट बना के 1 मार्क ले लीजिए। आगे चलिए, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसकी बात करूंगा, इस पूरे जो अलग से सेगमेंट बना दिया है, तो यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर्स आया गया। यहाँ पे इस बार सर्कल, काउंटिंग ऑफ सर्कल भी देखने को मिला है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हमारा हेक्सागन, इनका तो देखा ही जाए, पैरेललोग्राम, इनके बारे में काउंटिंग ऑफ फिगर्स में देखा गया था। सर्कल के बारे में भी इस बार DSSB की तरफ से क्वेश्चन देखा गया है। कंप्लीशन ऑफ फिगर बहुत ईजी आता है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये स्कोरिंग है, इनमें गलत होने के चांस कम होते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके नेगेटिव चले जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एम्बेडेड फिगर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इजी है। क्यूब का क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना, क्यूब सारा करवाया हुआ है, इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मिल नहीं भी सकता। ठीक है, क्यूब और डाइस दोनों का मिला के यहाँ पे 14 और 15, क्यूब और डाइस 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर इमेजेस, ये आप लोगों को इजी क्वेश्चन लगते हैं, देख के समझ सकते हो। प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे एग्जाम में अगर वहीं पे आप बनाने बैठोगे तो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे टाइम कम होगा। अब इनकी बात कर लेते हैं, जो मेन टॉपिक है, ये जो बहुत लॉजिकल रीजनिंग वाली जो बात होती है, लॉजिकल वाली जो बात होती है, इसमें हमारा दिमाग लगाना होता है, और इन क्वेश्चंस में हमने अगर अच्छे से पढ़ के समझ के पहले चीजें नहीं समझी होंगी, तो एग्जाम में जो पूछा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट वीक है स्ट्रांग है, ये कैसे पता चलेगा, किस तरीके से पता करना है, तो इसकी जो क्लासेस आपको करवाई गई है उसको जरूर पढ़ना, ताकि आपको समझ में आए भाई किस तरीके से हमें आर्ग्यूमेंट वीक बताना है, किस तरीके से हमें आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग बताना है। ये नहीं है, हमें रैंडमली नहीं देखना कि भाई ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, उसमें ऐसी चीज नहीं होती। कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना। पूरे इस लॉजिकल में आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझना है। कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 18, 19, 20, 21 इन टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं, अलग अलग टॉपिक में से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, ईजी है। क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद आपको आंसर समझ में आ जाएगा। बहुत ना पेन पेपर पे चलाने की कोई जरूरत होगी, कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट जरूर समझना है। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन लगभग देखने को जरूर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंटली कह रहा हूं, बिल्कुल ठोक बजा के कह रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे हर शिफ्ट में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप वेन डायग्राम बना के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, नॉट वाले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, सम वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फ्यू वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बट इजीली आ जाएगा। अगर अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो प्रैक्टिस करो, नहीं पढ़ा हुआ तो इनको देख लो। तो ये 22 टॉपिक आपके ओवरऑल 35 प्लस क्वेश्चन आपके कवर करवा देंगे। अगर एक आध क्वेश्चन जैसे पजल वाला आ गया वो भी छोड़ दिया, या फिर हमने मान लीजिए कोई सिलोजिज्म में हमारा एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर स्टेटमेंट आर्गुमेंट में हमें समझ नहीं आई, तो भी आप लोग इन 22 को अगर कर लेंगे तो 40 में से 40 पक्के हैं। नहीं तो आपके 35 प्लस कहीं नहीं गए। रिग्रेसली डेली इन 22 टॉपिक को एक एक करके पकड़ के आपने खत्म नहीं करा दो। ठीक है, अगले 22 टॉपिक है, 40 दिन है, एक दिन में एक टॉपिक भी पकड़ा तो हमारा बेड़ा पार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैथ्स की बात करेंगे, फटाफट बात कर लेते हैं। ये टॉपिक्स तो आपको पता होगा, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन जरूर देख के जाना, जरूर प्रैक्टिस करके जाना। नंबर सिस्टम में एक चीज जो हमारे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभार अनएक्सपेक्टेडली हमें देखने को मिल जाते हैं, जो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। कुछ एक आध टॉपिक जो है जो DSSB आजकल अपना हटके पूछने की कोशिश कर रहा है, जो उन्होंने एक अपना सिलेबस दिया हुआ उससे हटके पूछने की कोशिश करता है कुछ क्वेश्चंस, तो उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्जन वाले। आपको जो नंबर सिस्टम है उसमें कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, वो भी जरूर करना। ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो मैं बना दूंगा जरूर, वो मैंने अभी आपको क्लासेस में नंबर सिस्टम की क्लास में करवाया नहीं था, पर मैं जरूर करवाऊंगा। इस एग्जाम पैटर्न को DSSB की अनएक्सपेक्टेडनेस को देखते हुए जरूर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन बहुत ईजी से आ जाएंगे, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करना। परसेंटेज तो पूरा बस इसके नीचे जो भी है वो सारा परसेंटेज का गेम होता है, तो परसेंटेज अच्छे से आ गई तो सारे क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के आपके क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी देख के जाना, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी आपका अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा, मिक्सचर वाला, एलॉयज वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो जरूर
करके जाना। ठीक है, पार्टनरशिप का ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, बट प्रैक्टिस जरूर करना। ये जो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये जो क्वेश्चन 2 टॉपिक है, 9वां और 10वां, ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जो आपको वहाँ पे दिमाग खपत करवाने में मजबूर करेंगे, और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी। कई बार स्टेटमेंट ज़्यादा जटिल स्टेटमेंट दे दी जाती है, उसकी वजह से इनमें हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो कि हमने क्लासेस में करी हुई हैं, उनको देख लेना ताकि आप लोग इसको आसानी से कम टाइम में कर सको। आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, मैन विमेन और जो चाइल्ड मैन विमेन और बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला जो फॉर्मूला होता है वो आप देख लेना, MDH वाला जो फॉर्मूला होता है वो आप ज़रूर देख लेना। यहाँ पे मिक्सचर बेसिकली एक टॉपिक नहीं है, ये एक वो होता है हमारा कि कॉन्सेप्ट होता है, जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। तो मिक्सचर के भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। मिक्सचर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रूप में, तो वो उस तरीके से आप देखने को जरूर प्रैक्टिस जरूर करना। SI CI पे ज़्यादा फोकस रखना। SI क्योंकि सिंपल सा होता है वो हो जाता है, CI पे आपको पता चलना चाहिए अर्धवार्षिक दर यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और हमारे 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसमें रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा टाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो जो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, वो ज़्यादा आपको टफ लगेंगे क्वेश्चन, तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना। SI वाले सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मेंसुरेशन दोनों ही 2D 3D, इसको आप लोग जरूर करना। इसमें सबसे इजी तरीका आप लोगों को क्या है, प्रैक्टिस तो करोगे ही करोगे, आपके फुल मार्क्स यहाँ पे लाने का तरीका है कि सारी चीज़ों के आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए। जितने भी आपके हमारे 2D है, सिलेंडर है, हमारा होलो सिलेंडर है, या फिर हमारा स्फेयर है, हमारा क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए विद डायगोनल। ठीक है, सबसे लंबी छड़ का क्वेश्चन आ जाता है, सबसे लंबी स्टिक जो एक रूम में रखी जा सकती है, वो वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सबके अगर फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लोगे, एक पेपर लो, उसमें मेंसुरेशन में 2D के फॉर्मूले लिखो, 3D के फॉर्मूले लिखो, और उनको आप डेली रिवाइज करो। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। यहाँ पे DI आ जाएगी, 2-3 DI आ जाएंगी, और 2 से 3 DI देखने को मिलेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपका फायदा होगा, क्योंकि इसमें आपको बार ग्राफ भी देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको लाइन ग्राफ भी देखने को मिल जाएगा, पाई चार्ट भी देखने को मिल जाएगा, मिक्स चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे 14 टॉपिक हैं। इन 14 के 14 टॉपिक में एक चीज ध्यान रखना, लेटेस्ट पैटर्न की जो मैं बात कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है वो लेटेस्ट पैटर्न। वीडियो के एंड में बोलूंगा, जो एग्जाम अभी आजकल हुए हैं उसमें जो एग्जाम क्वेश्चंस का लेटेस्ट पैटर्न जैसे पूछा गया वो आपको समझ में आ जाएगा। सम रिसेंट अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी, यस ये सिलेबस में नहीं दे रखा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछ लेता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पूछ लेता है, अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछ लेता है। बट यहाँ पे एक चीज फायदेमंद है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछे जाते। पहली बात तो ये 12वीं लेवल का है, दूसरी बात बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड है, जरूरी नहीं है देखने को मिलेंगे, बट एक आध क्वेश्चन अगर इन तीनों में से ही सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन देखने को खुदा न खास्ता दिख जाएगा तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी एक ही वीडियो में आप लोगों को तीनों की एक वीडियो नहीं, तीनों की तो नहीं, तीनों की 2 वीडियो, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक, अलजेब्रा की छोटी मोटी जो छोटी सी चीज़ें होती हैं वो बता के एक दिन में ही आप इसको पढ़ लोगे, तैयारी कर लोगे, तो आपके बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ नहीं आएंगे, सिर्फ सिंपल चीज़ें पूछी जाएंगी, आपका हो जाएगा अगर पूछा गया तो। ठीक है, चांसेस कम है बट पूछ लेता है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके की बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स कोई गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत पहले बना, आपका अनाउंस हो चुका था, तो अब कई एग्ज़ाम ऐसे थे जो बहुत पहले अनाउंस हो चुके थे, उसमें देखा गया है कि भाई पिछले साल 2020 के भी आपसे करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो मई अप्रैल 2020 तक के कोई पूछे गए हैं, मई 2020 तक के ये करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो थोड़ा बहुत ये अनुमान लगाया गया कि भाई ये पहले पेपर होने थे, इस वजह से ही ये इसके उसके हिसाब से पिछले 6 मंथ के ये पूछे गए हैं। तो यहाँ पे भी बट कुछ एग्जाम ऐसे हुए जो पहले अनाउंस है वो पोस्टपोन हुए, उसमें अब पिछले 3-4 महीने के पूछे गए। तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नेचर चल रहा है DSSB का। तो हो सके तो 2020 और 2021 अब तक के
करंट अफेयर्स आप कर लेना। अगर आपसे हो सके तो बाकी की तैयारी आपकी पूरी है तो 2020 के भी करंट अफेयर्स जरूर करना। तो ये ना कहना कि भाई ऐसा हो गया था 2020 के क्यों आ गई, तो क्योंकि 2020 पे आप फोकस जरूर करना, ठीक है। अगर आपकी पूरी अच्छे से तैयारी है तो 2020 को भी आप एक बार कवर करंट अफेयर्स में मेरी मानो तो कर लेना, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं रहता, ठीक है। 2020 और फोकस दे देना 2021 के करंट अफेयर्स पे। ऑलराइट, बजट पे करंट अफेयर्स जो होते हैं, बजट पे कोविड रिलेटेड जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, डीआरडीओ रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस देना। और आजकल तो चीज़ें खुल रही हैं और साथ साथ आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं, तो उन पे भी थोड़ा ज़्यादा नज़र दौड़ाना। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या एक और चीज़ आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये एंड में लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में भी आपकी बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती है। करंट स्पोर्ट जैसे कि अभी ओलंपिक्स हुआ, पैरालंपिक्स हुआ, तो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। उसमें क्या हुआ, उसमें सिर्फ मेडल विनर्स नहीं, उसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे, किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा, किसी एथलीट का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये किस गेम से एसोसिएटेड है, तो उन पे फोकस करना, उस तरीके से आप स्टडी करना, आप पढ़ते जाना। पूरा मैगजीन आती है तो उस मैगजीन को पढ़ना। मैं भी कोशिश करूंगा पूरी एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए ओलंपिक पैरालंपिक्स की, हर एक एथलीट का कौन से गेम से एसोसिएटेड है उसके बारे में, ठीक है। अब ओलंपिक पैरालंपिक जो लेटेस्ट हुआ उसका, अब लास्ट टाइम जो ओलंपिक हुआ था उसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉट नेसेसरीली इसी टाइम का पूछा जाएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो ओलंपिक हुआ उसका क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम जो ओलंपिक होगा कहाँ होगा, किस जगह होगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रीवियस, करंट और अपकमिंग, उन सारी चीज़ों का पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स में क्या है, सिर्फ ओलंपिक्स नहीं, जितने भी टूर्नामेंट है उन सभी का ही ऐसा है, जितने भी टूर्नामेंट है उन सभी का ही ऐसा है, चाहे वो क्रिकेट हो, ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, या फिर हमारे बैडमिंटन की कोई ट्रॉफी है, या फिर हमारा फीफा वर्ल्ड कप है, या फिर हमारा F1 रेसिंग है, या फिर हमारा गोल्फ है, कुछ भी इस दुनिया में स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। प्रीवियस जो मेजर टूर्नामेंट है, ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है, और हमारा जो हमारे साउथ एशियन गेम्स होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पुराना कब हुआ, अब वाला कहाँ पे है, और आगे आने वाला कब होगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेंगे कि जीके में और क्या चीज़ें हैं। हिस्ट्री पे फोकस रहता है, फेमस रूलर, हमारा जो सबसे वहाँ पे जो राजा कौन सा रहा, प्रथम राजा, आखिरी राजा, या फिर पूरा उस साम्राज्य में सबसे महान राजा कौन हुआ, हिस्ट्री में ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। पॉलिटी में आपका अमेंडमेंट पे फोकस रखा जा रहा है, ये वाला अमेंडमेंट किससे एसोसिएटेड है, आर्टिकल और हमारा जो अमेंडमेंट पे, इन पे फोकस रखा है, हम आर्टिकल से अमेंडमेंट पे, तो ये आप जरूर करना। स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इस पे भी आप ध्यान जरूर देखना। ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पूछ लिया जाता है, कैनाल वगैरह कहाँ पे हैं, और ये सी कौन सा है, इस कौन सी कॉन्टिनेंट में है ये सी। और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हमारा पहाड़ों के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सी ऐसी नदी है जो ईस्ट साइड में जाती है, कौन सी ऐसी नदी है जो वेस्ट साइड में जाती है, ये पूछ लिया जाता है। तो ज्योग्राफी आपको वाटर बॉडीज और हमारे हिमालयन ट्रेन, इनके बारे में सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें और भी जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक सरप्राइज पैकेज के रूप में आता है और कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। हाँ, कुछ अभी जो एग्जाम हुए उसमें इकोनॉमिक्स का जो परसेंटेज था वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों को मिला के उनसे ज़्यादा था। एक एक क्वेश्चन इसमें पूछेगा, इकोनॉमिक्स के पूछेगा 5 क्वेश्चन, तो इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा फोकस ऑफ DSSS भी रख रही है। तो अगर आप लोगों की और चीज़ों की तैयारी अच्छी है तो इकोनॉमिक्स पे ध्यान जरूर देके जाना। एवरीडे साइंस, आप लोगों को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवरीडे साइंस है, आप लोगों को उससे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, और हमारे बायोलॉजी के टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा बता दूं कि ज़्यादा क्या पूछा जाता है, हमारे रेपो रेट वगैरह पूछा जाता है, रिवर्स रेपो रेट पूछा जाता है, GDP क्या होता है उस के बारे में पूछा जाता है, रिजर्व बैंक की जो चीज़ें हैं उसके बारे में पूछा जाता है, रिजर्व बैंक क्या क्या करता है, ये सेबी क्या करता है, ये बैंक किसके अधीन आते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है हमारी, उससे जुड़ी हुई चीज़ें इकोनॉमिक्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका हमारा करंट चेयरमैन कौन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। बहुत बड़ा समुंदर है जनरल अवेयरनेस का। 2 शब्दों में अगर मैं आप लोगों 2 लाइन में, शब्दों में तो नहीं, 2 लाइन में अगर इसको मैं कहूँ कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे तैयारी करनी है, तो उसके लिए आज शाम का इंतज़ार करें। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक चीज़ लेके आने वाले हैं। रेगुलर अगले
30 से 35 दिनों के लिए लगातार एक आप लोगों के लिए सीरीज आने वाली है, जिसमें आप लोगों को तकरीबन 1000 से 1500 क्वेश्चन करवाए जाएंगे अगले 30 से 35 दिनों में। तो उसका इंतजार करें, आज शाम को उसका आपके सामने जरूर रखेंगे वो सारी डिटेल जीके की तैयारी, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत जीके में होती है। तो जीके की तैयारी के लिए इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे 1000 से 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है आज शाम से ही, ठीक है। अब एंड में बच जाते हैं इंग्लिश और हिंदी। इनका सबसे आसान और सरल तरीका है, जो अभी 2021 में एग्जाम हुए उसकी सबकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी हमारे चैनल पे, या फिर बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम पे हैं या फिर और भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको आपकी जो आंसर की होती है एग्जाम हुए उनकी आंसर की प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर की उठाओ, इंग्लिश अटेम्प्ट करो, हिंदी अटेम्प्ट करो, उसमें आप देखो कि भाई जो टॉपिक मेरे को नहीं आ रहा, तत्सम तद्भव की चीजें नहीं आ रही, मेरे को संज्ञा नहीं आ रही है, मेरे को संधि विच्छेद नहीं आ रही है, तो उस हिसाब से आप टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को पढ़ो, अटेम्प्ट करो, फिर दोबारा दूसरा पेपर अटेम्प्ट करो। सबसे आसान और बेस्ट तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपकी इंग्लिश और हिंदी इंप्रूव हो जाएगी। फोकस आपको रखना है वोकैब पे, और हिंदी का और इंग्लिश का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने आपको बताया हुआ है, वो जाके देख लोगे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएंगी डिटेल। तो यहाँ पे आप लोगों को कितने 80 मार्क्स का है, आपके 65 प्लस कैसे बन सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, वही पैटर्न रहेगा, वही सारी चीजें हैं। अब ये मत बोलना कि मैं टीजीटी वाला क्यों करूं, उसमें 20 क्वेश्चन थे, अरे 20 के 40 होंगे ना आपके में, सिलेबस तो वही था। टीजीटी पीजीटी हमारा असिस्टेंट का जितने भी एग्जाम हुए 2021 में सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, उनके अटेम्प्ट करो, और उनको अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों को आपकी इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। इंप्रूवमेंट कैसे होगी, अटेम्प्ट करने के बाद एनालिसिस करना है कि भाई मेरे को संधि विच्छेद नहीं आती, मेरे को संधि विच्छेद के बारे में पढ़ना है, पढ़ लिया, अगली बार आएगा संधि विच्छेद का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तत्सम तद्भव में मेरे को दिक्कत हो रही है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है, क्वेश्चन बुक में पढ़ लिया, या फिर आपने यूट्यूब पे देख लिया कि तत्सम तद्भव कैसे करते हैं, फिर सुनीता मैम की क्लास देख ली हमारे चैनल पे, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे करना है, ये नहीं करना है बस अटेम्प्ट करते जा रहे हो, यार मेरे को आपको पहले दिन 5 नंबर आ रहे हैं, लास्ट वाले दिन भी 5 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, अटेम्प्ट करते जाना है, एनालिसिस करना है, इसी से आपकी इंग्लिश हिंदी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। न्यू पैटर्न क्वेश्चन की बात करेंगे तो कैसे यार, स्टेटमेंट बेस्ड। मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे कि डीआई दे दिया गया, डाटा इंटरप्रिटेशन दे दिया गया, उसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे दी गई। अब आपसे ऑप्शन में पूछ लिया गया इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है। ऐसे ही जीके में बोल दिया गया कि गंगा नदी के बारे में बता दिया गया, एक स्टेटमेंट ये दे दी गंगा नदी के बारे में, दूसरी स्टेटमेंट दे दी, अब उसमें से पूछ लिया गया कौन सी सही है, कौन सी गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों रॉन्ग है। तो ये किसी भी, यानी कि इंग्लिश हिंदी में भी आ सकती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हमारे जीके में भी आ सकता है, मैथ्स में भी आ सकता है, रीजनिंग में भी आ सकता है। तो इन स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन की वजह से आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, लेंथी पेपर हो जाता है। तो आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको नेगेटिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिव वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, नॉट बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गंगा रिवर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि भाई नॉट ना छुप जाता है, पढ़ते पढ़ते इसमें से दिख जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रदर ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मान लो, ठीक है। अब नॉट क्या होता है, दिमाग से नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हम, तो नॉट को जरूर पढ़ना है। हाँ, वो बोल्ड भी करते हैं, क्वेश्चन में आपको चमकता हुआ दिखेगा नॉट, बट फिर भी हमारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। हमारे रीजनिंग में भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछने को देखने को मिले हैं, मैथ्स में भी नेगेटिव क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, उसी में इंक्लूड कर देते हैं। 2 स्टेटमेंट दे दी, 3 स्टेटमेंट दे दी, अब आपसे बोल दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब आप देखोगे ये वाली करेक्ट है, ये वाली भी करेक्ट है, तो आप ऑप्शन में क्या कर दोगे, बोथ ट्रू, पर पूछा गया था नॉट करेक्ट इनमें से, ठीक है। अब उस हिसाब से आपको क्या करना है कि भाई इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो करेक्ट नहीं है, तो नाइदर वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो नॉट वाली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, स्टेटमेंट वाले की करना, टाइम कंज्यूमिंग जो हो जाता है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। तो यही इस पूरी वीडियो का सार है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे न्यू पैटर्न क्वेश्चन की भी तैयारी करवाई जाएगी यूट्यूब चैनल पे। तो अगले 30-35 दिनों के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, तो चैनल के साथ जुड़ जाओ। ये मेरा एक छोटा सा, आप लोगों के लिए छोटा, थोड़ा बहुत टाइम लग गया होगा, तो आप लोगों के अगले 40 दिनों की पूरी स्ट्रेटेजी है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रखना है। अब आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहोगे, अपनी तैयारी करते रहोगे, तो इस चैनल पे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे,
जैसे एग्जाम में होते हैं एग्जैक्ट पैटर्न पे हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस भी मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुए उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तैयारी करो, चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।